तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, जो मैंने कल आपको बताया था सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला चैप्टर का नाम है अपना नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ हम स्टडी करेंगे अबाउट व्हाट इज द मैनेजमेंट, क्या होता है मैनेजमेंट के डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट क्या क्या है, किस किस वे में हम मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। यहाँ पे जो मेन चीज दे रखी है, ये प्रोसेस। पहली चीज क्या बता रखा है, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस कुछ भी ऐसा करना जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है, वो सारी की सारी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे हम कुछ भी बिजनेस के लिए कुछ अपने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेके कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज लगा रहे हैं, वो सारा का सारा कुछ किस में आता है, प्रोसेसिंग की डेफिनेशन में। मीन्स मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, वर्किंग विद अदर्स एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर मेन चीज निकल के आ रही है कि पर्पस क्या होता है किसी भी जगह पर मैनेजमेंट लगाने का, वो है इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मींस बता रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का गोल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई नॉन प्रॉफिट और मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है जिसके लिए वो कंटिन्यूसली काम करते हैं, राइट। तो उस गोल को अचीव करने के पर्पस से यस सर। मैनेजमेंट जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो सब कुछ किसमें आता है, मैनेजमेंट की प्रोसेस में कवर होता है। कोई भी ऐसा काम जो मैनेजमेंट कर रहा है किस लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के पर्पस से जो कुछ भी कर रहा है, वो सारा सारा हमारा आता है मैनेजमेंट की डेफिनेशन में। तो बात समझ में आ रही है। यस सर। जो इसमें दे रखी है, एक और चीज दे रखी है, वर्किंग विद और थ्रू अदर्स। अब इसको लेके बात करते हैं। वर्किंग विद और थ्रू एंड थ्रू अदर्स का मीन्स क्या है। मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन होती है नॉर्मली, जो मैंने इसमें यहाँ दी नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। बोलते हैं ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मीन्स मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसके थ्रू क्या करते हैं, कोई भी मैनेजर क्या काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो वहां की वर्क फोर्स होती है, लेबर हो चाहे एम्प्लॉय हो, उन लोगों से काम कराते हैं, उन लोगों के बीच रहकर काम करते हैं। पर्पस क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, पर्पस क्या था, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, इफेक्टिवली अचीव करना। इफेक्टिवली मींस क्या हो गया यहाँ पर, जो हमारा राइट गोल है, जो टॉप मैनेजमेंट, अभी हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो वहां पढ़ेंगे टॉप मैनेजमेंट क्या बना रहा है हमारे लिए, प्लानिंग, कि हमारा एक्चुअल में गोल क्या है। उस गोल को अचीव करने के लिए दूसरों से काम करवाने की जो आर्ट है, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। कल भी मैंने आपको एक चीज बताया था लास्ट क्लास में, कि जो ओनर है उसने पैसा लगा दिया, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, फिर मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, मैनेजमेंट की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग जो लेबर लगी हुई है, जिसको एम्प्लॉयज को ऑनर पेमेंट कर रहा है, वो अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें, उस डायरेक्शन में रह के काम करें। ये सबको मैनेज करने का, अरेंज करने का काम किसका है, मैनेजर का होता है। बात समझ में आ गई मैनेजमेंट क्या चीज है। अब यहाँ पे दे रखा है बाई इफ एफिशिएंटली। अब एफिशिएंट वर्ड का मीन्स मैं आपको बताऊंगा। एफिशिएंट का मीन्स होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे एक चीज दे रखी है, जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, वो हमेशा कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड का मीन्स जितने हमें रिसोर्स चाहिए, जैसे कि बात करें मैन पावर, तो मैन पावर हमारे पास लिमिटेड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कराने के लिए। क्यों, क्योंकि उसको सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस पे करनी पड़ेगी, तो हमेशा जो मैन पावर होगी हमारे पास लिमिटेड है। मनी की बात करें, फाइनेंस की बात करें,
बिजनेस क्लब में लगाने 10 लाख रुपए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं होते एट प्रेजेंट 10 लाख रुपए, हम अरेंजमेंट करते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं डिफरेंट टाइप, जो किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मैंडेटरी होते हैं, वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन का बंदा अपने गोल को अचीव करे, कैसे वो प्रॉफिट अर्न करे, कैसे वो सर्वाइव करे और कैसे ग्रोथ करे फ्यूचर में, तो वो सारी चीजें कहां से पॉसिबल होंगी, जब हम कौन सी प्रोसेस अप्लाई कर देंगे, मैनेजमेंट को अप्लाई कर देंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर हमारा क्या होगा, बिजनेस के गोल अचीव हो जाएंगे। दूसरी चीज होती है, हमें जरूरत क्यों पड़ती है, उसका एक और रीजन यहाँ दे रखा है, चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिजनेस कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करता है। बिजनेस की मैं बात करूं तो कभी भी बिजनेस क्या आइसोलेशन में रह के काम नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों से उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो किसी भी मोड में हो सकता है। तो आइसोलेशन की ना होने की वजह से क्या है, वो एक्सटर्नल फैक्टर, वो एक्सटर्नल सोर्सेज, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट से कोई भी बिजनेस जो होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इफेक्टेड होती है, चाहे वो एडवर्स इफेक्ट हो चाहे पॉजिटिव इफेक्ट हो, कैसे पड़ता है। तो वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमें उन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अप्लाई करना है, इस तरीके से करना है कि हम उनका अच्छे से यूटिलाइज करें। पर्पज क्या होगा हमारा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो ये यहाँ पर मैनेजमेंट की डेफिनेशन कवर होती है। नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक दे रखा है वो है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। यहां दे रखा है मैनेजमेंट को 3 पॉइंट में अलग अलग वे से डिफाइन किया हुआ है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये अभी चीजें मैंने आपको बताई थी, लेकिन यहाँ 3 पॉइंट से डिवाइड कर रखा है मैनेजमेंट को। पहला, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एज ए इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट एज एन एफिशिएंसी। तो पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका कि मैनेजमेंट कौन सी प्रोसेस को बोलते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैनेजर दूसरों से काम करवा रहा है, खुद काम ना करके क्या कर रहा है, दूसरों से एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम कर रहे हैं। गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स में आपको बता चुका, अदर पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अदर एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो लेबर हो सकती है, और एक्सटर्नल पर्सोनल्स जो किस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी सर्विसेज देने का काम कर रहे हैं, राइट। तो वो सारी की सारी चीजें किस में आ रही हैं, हमारी गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। अब सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोसेस। मैनेजमेंट को बोल रखा है यहाँ कि मैनेजमेंट क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस की बात करें तो मैनेजमेंट में कौन कौन सी, एक मैनेजर है तो उसको मोस्टली कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के। पहला होता है प्लानिंग। प्लानिंग की मैं बात करूं तो प्लानिंग का मतलब है गोल डिसाइड करना, ऐसे भी समझ सकते हो, डिसाइडिंग इन एडवांस, जो भी कुछ हमें अचीव करना है उसको प्रेजेंट में डिसाइड करना। फ्यूचर ओरिएंटेशन, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं। कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है, कोई कंपनी का चेयरमैन है, कोई सीईओ है, वो बैठ के क्या बना रहे हैं कि मुझे सपोज फाइनेंशियल ईयर 2020 में कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मेरा टर्नओवर कितना होगा। अभी प्रेजेंट में सपोज मेरी सेल है वो 10 करोड़ की है, मैं आने वाले टाइम में 10% का इंक्रीज करना चाहता हूं, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो वो फ्यूचर एंड ओरिएंटेशन करने का मीन्स क्या है, यहाँ पर अपनी प्लानिंग करना, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, डिसाइडिंग इन एडवांस मीन्स व्हाट टू डू, क्या करना है हमें फ्यूचर में, हाउ टू डू, कैसे परफॉर्म करना है, टू होम टू डू, कौन किस चीज को परफॉर्म करेगा। वो सारी की सारी बातें जो हमने एडवांस में हम फ्यूचर में करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कुछ भी बिजनेस एक्टिविटी करने वाले हैं, वो सारा का सारा किस में कवर होता है, हमारा प्लानिंग में कवर होता है, जो मैनेजमेंट एडवांस में डिसाइड कर लेता है। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है एडवांस में डिसाइड करने का, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि हमें एक स्कूल में का एक स्टूडेंट है, उसको अपनी 12th क्लास पास करनी है, तो हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि सपोज मेरे को 95% लेके आना है, तो 95% के लिए मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं,
कौन कौन से सब्जेक्ट में मैं कितनी कितनी स्टडी करूंगा, कितना मेरा रिवीजन शेड्यूल रहेगा, कब तक मैं अपना कोर्स कवर करूंगा, कब तक मेरी क्लासेस कवर होंगी, कब तक मैं अपना रिवीजन शेड्यूल बनाऊंगा, वो सारी की सारी चीजें हम एडवांस में बनाते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होता है, हमारा गोल हमें जल्दी से अचीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मींस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जरूरी नहीं है कि प्लानिंग करने से हमेशा हमें गोल मिले, लेकिन हम हमेशा गोल के आसपास ही रहेंगे। जैसे कि 95 का अगर हमने गोल बनाया तो मींस 95 नहीं होता 94 होगा, 96 होगा, 93 होगा। लेकिन अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमें हमारा गोल अचीव नहीं होने वाला। 95 की सोचा बनी 80, दैट इज कॉल्ड लेक ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो पहली चीज प्रोसेस मैनेजमेंट की प्रोसेस में बात करें तो प्लानिंग कवर होती है यहाँ पे। दूसरी की बात करें ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे लिमिटेड रिसोर्सेज, तो यहाँ क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, यहाँ जितने ज्यादा हमारे पास रिसोर्स हैं या जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सॉरी ज्यादा तो होते ही नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उन रिसोर्सेज से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा उनका यूटिलाइजेशन करें। लेबर है, लेबर 10 घंटे काम करती है, लेकिन उस 10 घंटे को कैसे हम यूटिलाइज करें। एक लेबर, एक एम्प्लॉय हमारे पास है, उसके अंदर काफी सारा टैलेंट है, लेकिन वो कैसे हम उसकी एक्सपर्टीज को, उसकी एक्सपीरियंस को उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करें। तो अरेंजमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट, यहाँ पर ही ये ऑर्गेनाइजिंग वाली एक्टिविटी में ही हम क्या काम करते हैं, डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। जैसा हमारा बिजनेस होगा, नेचर ऑफ बिजनेस जैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिपार्टमेंट बनाएंगे। जैसे कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वहां पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू द क्या बोल सकते हैं अपन, जो अपना क्या होता है स्कूल में अपन बात करें तो जो डिपार्टमेंट बनते हैं वो बनते हैं, सपोज हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, सीबीएसई भी है, आरबीएसई भी है, आईसीएसई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, डिवीजन बना दिए। तो ये सारे की सारी एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म होंगी, ऑर्गेनाइजिंग में। क्योंकि हम इसी तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इनकी एक्टिविटी अलग अलग है, कौन कौन सी एक्टिविटी कौन पर्सन करेगा, उनको उनके टास्क असाइन करना। दूसरी चीज यहाँ पर एक और क्या है, टास्क असाइन करना, क्या क्या कौन काम करने वाला है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग काम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर कवर होती हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो है प्रोसेस में बात करें तो आता है अपना स्टाफिंग। स्टाफिंग की मैं बात करूं आपको तो स्टाफिंग में मैंने कल भी आपको बताया था, स्टाफिंग कौन सी प्रोसेस को बोल रहे हैं, स्टाफिंग का मतलब है अपने लेबर, अब जो हमें एम्प्लॉय चाहिएंगे, पर्सनल चाहिए होंगे, कुछ क्या बोल एक्सपर्ट्स चाहिएंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, तो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उनकी ट्रेनिंग, उनका प्रमोशन, उनका ट्रांसफर, उनका डेपुटेशन, जो भी एक्टिविटी हमें स्टाफ से रिलेटेड करनी है टाइम टू टाइम, वो सब कुछ किसमें कवर होगा, स्टाफिंग में। नेक्स्ट इसके बाद है डायरेक्टिंग। अब हमने स्टाफ भी ले आए, हमने प्लानिंग कर ली क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर लिया रिसोर्सेज का, नए एम्प्लॉइज आ गए ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी ट्रेनिंग दे दी। लेकिन क्या जरूरी है कि ट्रेनिंग, अगर एक बंदे को ट्रेनिंग मिल चुकी है तो वो ऑटोमेटिकली अपने वर्क प्लेस पर आकर काम करना शुरू कर देगा, क्या उसको किसी और डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्शन का मतलब समझो तो सीधे सीधे है गाइडेंस। जो भी पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको हमें गाइडेंस देनी है एट दियर लेवल, जिस जगह पर उसको एट उस काम उस गाइडेंस की जरूरत है वहां पर हम उसको प्रोवाइड करेंगे उसकी गाइडेंस, कैसे उसको काम करना है, वर्किंग कैसे करनी है, डायरेक्शन देने का काम वो डायरेक्टिंग वाली एक्टिविटी में आता है। यहीं पे हम उसको मोटिवेट करने का काम करते हैं, यहीं पर हम उसको लीडरशिप शो कराते हैं, क्योंकि एक अच्छी डायरेक्शन में रहकर ही कोई नया पर्सन काम कर सकता है। क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था एफिशिएंटली काम करवाना है हमें अपने रिसोर्सेज से। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो अगर वो 10 घंटे हमारे ऑफिस में आ रहा है और उसको नहीं मालूम कि काम कैसे करना है, उसके अंदर टैलेंट है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उसको, तो अगर उसको अच्छी लीडरशिप मिलती है, अच्छी गाइडेंस मिलती है, तो वो वहां पे रहकर काम कर सकता है पॉजिटिव मैनर में, और हम उसको एफिशिएंटली ऑप्टिमम बेसिस पे उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो लास्ट जो मेन प्रोसेस है वो है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग की मैं बात करूं तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है, अब हमने क्या किया, यहां पर प्लान बनाया, गोल बनाया, इसको बोलेंगे हम एक्सपेक्टेड
इनकम, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें कि एक्सपेक्टेड इनकम वो चाह रहा है कि मैं इस साल जो मेरा प्रॉफिट हो वो कितना होना चाहिए, 10 करोड़ का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल जो है, एक्चुअल इनकम जो हमारी निकल के आई, जैसे कि बात करते हैं ये एक क्वार्टर की ले लेते हैं कि ये क्वार्टर की इनकम उसकी थी 10 करोड़, और वो एक्चुअल जो निकल के आई फर्स्ट क्वार्टर में वो निकल के आई 8.3 करोड़। तो अब यहां पर अगर हम डेविएशन की बात करें तो जो डिफरेंस निकल के आया वो कितना निकल के आया, 1.7 करोड़। तो अब ऐसा हुआ क्यों, हमने प्लानिंग बनाई थी, मैनेजमेंट ने प्लानिंग बनाई थी, केवल प्लानिंग बनाने से अगर गोल अचीव हो जाए फिर तो हर कोई मैनेजमेंट अप्लाई करे, प्लानिंग करे, और ये प्लानिंग वाला काम तो टॉप लेवल वाला ही कर लेगा और ऑनर ही कर लेगा, फिर मैनेजर की जरूरत ही क्या है। जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट कभी भी एक्चुअल से मैच नहीं करते। क्यों, ड्यू टू रीजन क्या है, चेंजिंग इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में हमने बनाया, जैसे कि अभी कोरोना का इन्वायरमेंट चल रहा है, तो इस समय के इन्वायरमेंट में अगर किसी ने अपनी इस क्वार्टर की इनकम पहले से अगर एक्सपेक्टेड बना रखी होगी तो क्या उसको वो इनकम अचीव हो जाएगी, नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट उसको चेंज करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है मैनेजर को। तो वो सारे काम, अब कंट्रोलिंग एक्टिविटी का पर्पस क्या है, कंट्रोलिंग एक्टिविटी क्या कह रही है कि जो जो एक 1.7 करोड़ का जो डिफरेंस आया, इसको कैसे हम खत्म करके 10 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। उसके रीजन क्या थे, क्या पता परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल महंगा खरीदा जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई, या सेल्स डिपार्टमेंट ने सेलिंग प्रॉपर ना होने की वजह से हमारे प्रॉफिट कम हो गए। दूसरी चीज क्या हो सकती है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इस वजह से हो गया। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने अच्छे ट्रेनिंग पर्सनल क्रिएट नहीं किए, ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से क्या हुआ, एफिशिएंट वर्कर काम नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो गई क्योंकि क्वालिटी डिक्रीज हो गई। तो कंट्रोलिंग एक्टिविटी क्या है, वो सारी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट्स को मैच करने के लिए काम करेंगे। वो सब कुछ किस में आएगा, कंट्रोलिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई सबसे पहली चीज कि मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। तो 5 चीजें यहाँ कवर होती हैं। सबसे पहली है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारी एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है, परफॉर्म बाय मैनेजमेंट। कोई भी मैनेजमेंट ये सारी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रह के। इसी वजह से, इन्हीं प्रोसेस में वेरिएशन होने की वजह से, मैनेजमेंट का डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, देखो जैसे अंबानी है और उसने रिलायंस निकाली, टाटा है वो भी अपनी टाटा इंडिकॉम कंपनी पहले चलाता था। अगर ये दोनों कंपनी, चाहे एयरटेल वाला, ये तीनों मिलके, इनके सबके पास, इनके पास फाइनेंस है, पैसा है, करोड़पति है, अमीर है, लेकिन ये इनके पास क्या है, चेंज होगा मैनेजमेंट का। जो मैनेजमेंट रिलायंस वाले के पास होगा वो मैनेजमेंट एक्टिविटी एयरटेल वाला परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से दोनों के जो रिजल्ट्स हैं, इनकम है, वो मार्केट में अलग अलग है, उनका मार्केट का स्टेक अलग अलग है। ये रीजन क्या है, रीजन है मैनेजमेंट। ये डिफरेंस किस वजह से है, मैनेजमेंट की वजह से निकल के आया, क्योंकि मैनेजमेंट ने ये जो 5 एक्टिविटी परफॉर्म की होंगी उनकी वजह से ही उनके बिजनेस एक्टिविटी में डिफरेंस क्रिएट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, इन दोनों के लिए मैं एक बात बोलता हूं। वैसे इफेक्टिवनेस का मीन्स होता है डू द राइट थिंग्स। मैं दोनों को एक साथ बता देता हूं। यहाँ पे इफेक्टिवनेस की हम बात करें, इफेक्टिवनेस मीन्स होता है डू द राइट थिंग, और एफिशिएंसी का मतलब होता है डू द थिंग्स राइट। अब मैं इसको समझाता हूं कैसे। इफेक्टिवनेस किस चीज की बात कर रही है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय आता है काम करने के लिए, उसका 10 से 5 का टाइमिंग है। 10 से 5 बजे तक उसने क्या किया, काम किया। 10 से 5 बजे तक वो ऑफिस में एंटर हुआ, 10 बजे एंटर हुआ, और 10 बजे से 5 बजे तक वो ऑफिस में रहकर बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन अगर सपोज बात करते हैं उसकी, सपोज वो एक वर्कर है, अब उस वर्कर ने मशीन पर काम किया, लेकिन जितना वो एक वर्कर 10 से 5 बजे तक 7 घंटे काम करके जितने प्रोडक्ट बना सकता था उतने प्रोडक्ट नहीं बनाए, तो क्या बोला जाएगा यहाँ पर कि जो वर्कर था वो इफेक्टिव तो था, वो ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम तो कर रहा था, लेकिन एफिशिएंट
नहीं था, क्योंकि एफिशिएंट होने का मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ किस चीज की बात होती है हमेशा? ऑप्टिमाइजेशन। मींस ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज करना। जैसे कि एक वर्कर अगर 1 घंटे काम करता है तो वो 10 यूनिट बना सकता है कोई भी प्रोडक्ट की। तो अगर 7 घंटे काम किए तो उसको 70 यूनिट बनानी चाहिए थी, लेकिन उसने 70 यूनिट ना बनाकर 50 यूनिट बनाई, तो वो जो 20 यूनिट कम बनी, मींस क्या है? एफिशिएंसी नहीं थी। अब वो एफिशिएंसी कब आएगी? जब हम ऊपर कंट्रोलिंग एक्टिविटी लगाएंगे, डायरेक्शन करेंगे, प्रॉपर स्टाफिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? एफिशिएंसी आएगी। इफेक्टिवनेस किस चीज की बात करता है? डू द थिंग्स, डू द राइट थिंग। जो टाइम दे रखा था ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम पर अवेलेबल होकर मशीन ऑपरेट कर रहा है, लेकिन मशीन से उतने प्रोडक्ट नहीं निकल पा रहे हैं। रीजन क्या हो सकता है? आइडल टाइम हो सकता है, मशीन ब्रेक डाउन हो सकता है, या कोई भी ऐसे रीजन जिसके जिसके पीछे क्या है, वो एफिशिएंसी नहीं ना होने की वजह से रिजल्ट निकल के नहीं आए। तो मैनेजमेंट का काम क्या है? पहला दे रखा है इफेक्टिवनेस, कंप्लीट द राइट टास्क टू अचीव द डेपुटेटेड गोल्स। पहली चीज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग में बता रखा है कि जितना टाइम है उस टाइम में गुड्स बना देना। मैं दूसरे तरीके से एक और समझाता हूँ कि 70 यूनिट बनाई, लेकिन पर यूनिट की कॉस्टिंग बढ़ गई। 1 यूनिट की कॉस्टिंग आ रही थी सपोज 10 रुपए, लेकिन उसने 70 यूनिट तो बना दी 7 घंटे काम करके, लेकिन हुआ क्या उस केस में? जो 10 रुपए की कॉस्टिंग थी उसकी जगह उसने बनाया 11 रुपए में। तो जो 1 रुपए का वेरिएशन निकल के आ रहा है, वो किस वजह से निकल के आ रहा है? उसकी इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस तो है, लेकिन एफिशिएंसी ना होने की वजह से वो इनएफिशिएंट है। वो क्या कर रहा है? राइट टाइम में परफॉर्म तो कर रहा है, 70 यूनिट बनाने का टाइम था उसको, उसने गोल अचीव कर लिया। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। कंप्लीशन ऑफ द टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। यहां जब भी बात होगी तो किस चीज की बात कर रहा है ये? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरी चीज किस चीज की बात कर रहा है यहाँ पर? नो वेस्टेज। भाई अगर उसने काम किया 7 घंटे एक लेबर ने, लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग थी वो बढ़ गई, रीजन क्या होगा? वेस्टेज बढ़ी होगी, एफिशिएंटली काम नहीं किया होगा उसने, उसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। ठीक है, तो नो वेस्टेज करना है हमें यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? एफिशिएंट माना जाएगा। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो वहां पर अगर मैनेजमेंट की हम जब भी बात करेंगे तो उसको 3 काम करने पड़ेंगे। प्रोसेस, एज ए प्रोसेस 5 एक्टिविटी परफॉर्म करेगा: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, इसके बाद इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस का मतलब होगा टाइम फ्रेम के अंदर राइट टास्क परफॉर्म करना है, राइट टाइम पर, राइट टास्क राइट टाइम। ये दो चीज वहां पर अवेलेबल होंगी तो इफेक्टिवनेस आएगी। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी मैंने बताया था आपको, मिनिमम मिनिमम वेस्टेज वेस्टेज विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे क्या होगा? आउटकम ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हमारी कॉस्टिंग क्या होगी? ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या निकल के आएगा? हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये 3 चीज में अपन यहाँ मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है कि इफेक्टिवनेस में और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है। ये दोनों वर्ड साइमल्टेनियसली यूज किए जाते हैं, हमेशा एक साथ यूज किए जाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस जो अभी मैंने आपको बता दिया वही डिफरेंस है। इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग राइट टास्क। यहाँ बात होती है कि जो काम आपको दिया है उस काम को ऑन टाइम पर परफॉर्म कर दो। ठीक है, नो मैटर वाट एवर द कॉस्ट, कॉस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। 70 यूनिट आपने बना दी, 11 रुपए से बना दी, डजेंट मैटर। तो ये क्या हो गई? इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है। लेकिन एफिशिएंसी की जब भी बात आएगी तो वो क्या कहेगा? यहाँ एक वर्ड दे रखा है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर का मतलब है, मैं जितने आपको कीवर्ड बता रहा हूँ ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि थ्योरी पेपर है, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ से कुछ भी। बेसिकली जो बिजनेस स्टडी के पेपर में बच्चे करते क्या है, जो कुछ दे रखा है नोट्स में लिखा है, टीचर ने जो बता दिया, बुक में जो लिखा है, उसी लैंग्वेज को रट्टा मार के उसी को कॉपी करके प्रेजेंट करके आते हैं। ऑटोमेटिकली उनका जो एवरेज स्कोर होता है वो डाउन हो जाता है। काम क्या करना है अपने को? यहाँ से क्या चीज लेनी है? जो अपन स्टडी कर रहे हैं वहां से आपको एक तो कंसेप्चुअल नॉलेज लेनी है, दूसरा जो मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंसी की बात है तो आपको वहां पर बता के आना है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर क्या होता है, जहां पर हम वेस्टेज को कम कर देते हैं, कॉस्टिंग को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे आउटकम हमारा ज्यादा आ जाता है और हमारी जो रेट होती है प्रोडक्ट की वो मार्केट में कम हो जाती है और प्रॉफिट हमारे इंक्रीज हो जाते हैं।
तो इस ये दो चीज यहाँ दे रखी है। डिफरेंस क्या क्या दे रखा है, इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, ये इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है। और जो एफिशिएंसी है वो क्या बात कर रही है, यहाँ बात हो रही है ऑन टाइम परफॉर्म करने की। यहाँ इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ द वर्क करेक्टली, यहाँ बात हो रही है काम टाइम पर भी करना है, करेक्ट मैनर में करना है, कॉस्ट भी कम आनी चाहिए। मतलब बात वही हो गई कि हमें वेस्टेज कम करेंगे तभी तो कॉस्ट कम होगी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट इसके बाद है इट सिंप्लीफाइज डूइंग राइट थिंग्स। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था डूइंग राइट थिंग्स वाली बात, और वो वहां पे बात कराएगा डूइंग द थिंग्स करेक्टली या राइट। यहाँ बात वही निकल के आ रही है कि आपको जरूरी नहीं है कि एक्चुअली आपको अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन सारी चीजें मिले, प्रैक्टिकली सिचुएशन चेंज होगी। जैसे कि मैं आपको बात करूं कि आपने घर पे बैठ के थ्योरी पेपर के काफी सारे टेस्ट पेपर सॉल्व किए, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते हैं तो प्रैक्टिकल सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो उस समय क्या होगा, इफेक्टिव तो हो, आपने 3 घंटे पेपर अपॉइंट किया, लेकिन मैनेजमेंट किसका अच्छा होगा, जिसने एफिशिएंसी भी यूज की, उसको पता है कि मुझे टाइम पर भी करना है और काम काम की चीजें पेपर में कोट भी करके आनी है अपने आंसर में, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था। तो वो चीज क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी किसी स्टूडेंट की रिगार्डिंग। ऑब्जेक्टिव की बात करें, यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट कर रखा है कि हमको टाइम पर काम करना है, यहाँ टाइम और कॉस्ट दोनों की बात होगी। ठीक है, इसके बाद बात करें फोकस टाइम पर और उसका कॉस्ट पर रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन समझ सकते हैं आप, यहाँ बात हो रही है फीचर्स की। फीचर्स आप समझते हो कि एक मोबाइल परचेज करने गए तो मोबाइल के अंदर काफी सारे फीचर्स होते हैं, तो वो फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि एक मोबाइल में बैटरी है, वो 10,000 उसकी mAh की है, तो 10,000 mAh उसका फीचर हो गया, लेकिन अगर उसका कंपैरिजन करें तो क्या पता उसकी बैटरी को अपन कम माने या ज्यादा भी मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट में 10,000 से ज्यादा कैपेसिटी वाले भी अवेलेबल हैं। तो फीचर्स हम यहाँ पे दे रखे हैं मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें होना चाहिए, या मैनेजमेंट जब भी हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर ये डायग्राम में आपको बता रखा है। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, परवेसिवनेस होती है, मल्टी डायमेंशन होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ग्रुप एक्टिविटीज को बोलते हैं, डायनामिक फंक्शन है, और इसके बाद है इंटेंजिबल फोर्स। तो अपन एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले दे रखा है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की मैं बात करूं तो गोल ओरिएंटेड मींस मैनेजमेंट लगाया क्यों, मैंने अभी आपको बताया था ऑनर था। ऑनर को क्या चाहिए कि मुझको अपने कंपनी में मैंने जो इन्वेस्ट किया है अपने प्रोजेक्ट में, उससे जो मैंने जितना आउटकम प्लान कर रखा है वो मेरे प्लान गोल के जो अचीवमेंट है वो मुझे अचीव होने चाहिए। मींस मेरी एक्सपेक्टेड इनकम मुझे एक्चुअल इनकम के तौर पर अचीव हो जाए, तो वो हो गई गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट लगा क्यों रहे हैं, प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टिंग क्यों कर रहे हैं, स्टाफिंग क्यों कर रहे हैं, कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है, गोल को अचीव करना। गोल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, हम गोल को ध्यान में रखकर सब कुछ करेंगे। मैनेजमेंट कभी भी अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, उसका पर्पस होता है जब भी वो कोई डिसीजन लेता है, कोई भी एक्टिविटी करेगा A to Z, वो हमेशा ये चीज देखेगा क्या ये इससे मेरे को गोल को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन को आसानी रहेगी या नहीं। क्योंकि मैनेजमेंट कोई एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ बेसिकली उसको भी सैलरी मिलती है, लेकिन मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह, प्रोफेशनल की तरह अपनी सर्विसेज देता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। क्योंकि उसका जो पैकेज बोलते हैं, उसकी जो इनकम बोलते हैं, वो तब बढ़ती है जब वो अपने पिछले लास्ट ईयर में उतने टारगेट अचीव करके दे देता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा इसका मतलब क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, उनकी ग्रोथ होगी, उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनका प्रमोशन होगा, सारी एक्टिविटी परफॉर्म होंगी। अगर मैनेजमेंट खराब है, मींस मैनेजमेंट खराब कब माना जाता है, जैसे कि अगर स्कूल की बात करें, अगर एक स्कूल के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं मींस उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छा है, उसकी प्लानिंग अच्छी है, उसकी डायरेक्टिंग स्टाफिंग सारी एक्टिविटी अच्छी है। अगर एक स्कूल के रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो अपन क्या बोलते हैं, इसका मैनेजमेंट खराब है। एक स्टूडेंट की बात करें, अगर एक स्टूडेंट का रिजल्ट खराब आता है तो जनरली क्या बोला जाता है कि उसका स्टडी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो खराब है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर एक स्टूडेंट अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है मींस उसके क्या स्टडी मैनेजमेंट जो है वो अच्छा है। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या बता रही है कि हम मैनेजमेंट जो भी एक्टिविटी करेगा वो क्या करेगा, पर्पस क्या होता है उसका, गोल को अचीव करना। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ए सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ हमारे पास गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं जिनको हम बनाते हैं प्लानिंग में।
प्लानिंग के टाइम पर हम प्लान करते हैं उन गोल्स को, उन्हें बोल रहे हैं हम यहाँ पे सिंपल सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। रीजन, बेसिक रीजन क्यों बता रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन गोल को अचीव करने के लिए ही काम करती है। जैसे कि अभी अपन आगे पढ़ेंगे भी, वैसे हमने पढ़ा भी है कि कोई भी बिजनेस क्यों काम करता है, सर्वाइव करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। तो सेम जनरल ऑब्जेक्टिव यही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। अगर हम कहीं भी कोई काम करते हैं, कोई दुकान खोल रहा है एक दुकानदार, तो उसका पर्पज क्या है? पहली चीज, मैंने नई दुकान खोली है तो मैं इतना कमा लूं कि मेरी जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो निकल आए, मेरी कॉस्टिंग रिकवर हो जाए। दूसरा प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या है? मैं इतना कमाऊं कि मेरे को कुछ, मेरी जो मैंने जो इसमें जो रिस्क बियर किया है उसका मुझे पारिश्रमिक मिल जाए, उसका रेम्युनरेशन मिल जाए, उसके बदले में मुझे कुछ पे मिले, उसको बोल रहे हैं अपन प्रॉफिट। तीसरी चीज है ग्रोथ। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में ग्रोथ करना चाह रही है, तो ये तो है नहीं कि एक बार दुकान में 10 लाख रुपए लगा दिए, अब 10 साल बाद जब दोबारा मन कर रहा है कि हम ग्रोथ करना चाहते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम? घर से फिर 20 लाख रुपए लगा के आए? नहीं, हमारा पर्पस क्या होगा? जो हमारी एक्यूमुलेटेड फंड्स होंगे, जिनको अपन बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ा होगा आपने, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे ग्रोथ के लिए काम आते हैं। तो यही गोल हो गए, इन्हीं गोल्स के लिए कोई भी मैनेजमेंट काम करता है। मैनेजमेंट unites the efforts of individual in the organization towards achieving their goals। काम क्या कर रहा है? unites the efforts of individuals। काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बेसिक जो चीज निकल के आई, हम कर रहे हैं unites the efforts। इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल गोल को हम क्या कर रहे हैं? गोल्स को क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों? अब जैसे मैं बताऊं कैसे कनेक्ट करेगा। अब किया गया एक मोटिवेशन, डायरेक्टिंग में मोटिवेशन पढ़ेंगे, तो मोटिवेशन में क्या किया? एम्प्लॉय को बोला कि जो इस सेल्स डिपार्टमेंट वालों को बोला कि जो इस साल पर्टिकुलर टारगेटेड सेल को अचीव करेगा उसको सैलरी में इतना इंक्रीमेंट मिलेगा नेक्स्ट क्वार्टर से, नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट ईयर से। तो अब वो क्या हुआ? उसका इंडिविजुअल गोल बना दिया। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या था भाई? ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट बढ़ाना, सेल बढ़ाना। सेल्स डिपार्टमेंट का गोल था कि उसको प्रॉफिट बढ़ाने दो। तो सेल्स मैनेजर ने क्या किया? सारे अपने जितने सेल्समैन थे उन सबसे बोल दिया कि आप क्या करो, अपनी अगर इनकम बढ़ाना चाहते हो तो टारगेट अचीव कर दो। तो इंडिविजुअल गोल को क्या कर दिया उन्होंने? कनेक्ट करा दिया किससे? ऑर्गेनाइजेशनल के, ऑर्गेनाइजेशन गोल से। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए वो इंडिविजुअल्स क्या करेंगे? कलेक्टिव एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है। अब वो कलेक्टिव एफर्ट, जब हर इंडिविजुअल को पता है कि मेरे को अपनी इनकम अगर इंक्रीज करनी है तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, टारगेट को अचीव करके देना है, वो जब सब मिलके काम करेंगे तो कलेक्टिवली काम किसके लिए होगा? इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम होगा। अब जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अभी बाकी अपन बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो यहीं अपन अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं, बाकी जो अपने को नेक्स्ट सेशन में पढ़ने के लिए मिलेगा